अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ बड़े अदालती फैसले की बड़े धमाका खेज खबर से करते हैं जिसने सियासी मंजरनामे को यकसर बदल डाला है। इंसदादी दहशतगर्दी फैसलाबाद की अदालत ने सानिया 9 मई के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की क़यादत को 10-10 बरस कैद की सज़ा सुना दी है। 108 मुल्जिमान हैं नाज़रीन जिनको मुजरिम करार दे दिया गया है। इनमें कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, कौमी असम्बली में PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शामिल हैं। फैसलाबाद की खुसूसी अदालत ने हसास इदारे पर हमले समेत 2 मुकदमात की समाअत मुकम्मल होने के बाद ये फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक 185 में से 77 अफराद को शक का फ़ायदा देकर बरी किया गया है, जबकि 108 को मुजरिम करार देकर सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अदालत के मुताबिक सियाल कास्त्रो, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी पर इल्ज़ामात साबित न होने पर उन्हें बरी कर दिया गया। चंद रोज़ कबल भी इंसदादी दहशतगर्दी ही की एक अदालत ने PTI के रहनुमा अहमद चट्टा, पंजाब में अपोजिशन लीडर अहमद खान बिबर, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान को 9 मई केस में मुजरिम करार दिया था और 10-10 साल की सज़ा सुनाई थी। आज ही तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के एक निजी होटल में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, लेकिन उनके मुताबिक होटल इंतज़ामिया ने उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी, जिसके बाद ये कॉन्फ्रेंस एक फार्म हाउस मुंतकिल कर दी गई। इस सारे सियासी मंजरनामे में PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इमरान खान फैसला करेंगे कि सज़ाओं के बाद पार्टी ने ऐवान में वापस जाना है या फिर बॉयकॉट करना है। से निकाला जा रहा है। कोई लोग तो है जो इस सिस्टम को लपेटना चाहते। हम चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, हम चाहते हैं हमारा लीडर बाहर हो, हम चाहते हैं ईमान मजबूत हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी खान साहब के सामने इंशाल्लाह इसको रखेंगे। आइंदा ईमान में क्या किरदार हमने प्ले करना है, क्या इस ईमान में वापस जाना है, क्या इस ईमान के हमने बॉयकॉट करना है। बैरिस्टर गौहर की वार्निंग आपने देखी भी सुनी भी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सवाल हमारा यही है हमारे पैनलिस्ट से कि PTI की जानिब से असम्बलियों का जो बॉयकॉट है उसका फ़ैसला क्या नतीजा लाएगा और आया फ़ैसला यही होगा बानी PTI का। ये सवाल हम रखेंगे जी। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार काशिफ रफ़ीक साहब, वीडियो लिंक पर मुझे सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म मलिक साहब, इम्तियाज़ फ़ारान साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ इम्तियाज़ फ़ारान साहब, सर मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि जब आप तक ये खबर पहुंची आपका रिएक्शन क्या था, क्योंकि 5 अगस्त में अब कोई ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि एहतजाजी तहरीक और एहतजाज और ये सारा माहौल जो है इस पर PTI काम कर रही है, कुछ ही सवाले से आइंदा दिनों में हमें खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला पाकिस्तान की सियासत की जब हम बात करते हैं। इम्तियाज़ फ़ारान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, अगर आप तहरीक इंसाफ के हवाले से हिस्ट्री शुरू करेंगे तो उनका पार्टी इंटरनल इलेक्शन हो या कोई बाई इलेक्शन हो या मुख्तलिफ मौक़े पर बहुत सारी कोटिंग की जा सकती है कि वो उन्होंने खुद अपने आप को फंसाया है या फंसे हैं। वो बहुत आसानी से मुश्किलात से निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने इनको खुद देखे। अगस्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का, जो आपने खुद भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि टिल अगस्त 2025 आपको फैसले करने हैं। अच्छा, उस पिटीशन में भी खुद PTI गई थी और कुछ अरसे पहले जो अभी सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई और उसके अंदर जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने, उस पिटीशन में भी ये खुद गई थी और अपने इलेक्शन के खिलाफ भी ये गई। तो आज ये एक्सपेक्टेड था इस तरह होगा। अब ये 5 अगस्त का क्यों ऐलान किया गया था? क्या इन मुकदमात के हवाले से किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि अगस्त तक की डेडलाइन दी हुई है तो इन मुकदमात को या इन फैसलों को कैसे कंट्रोवर्शियल बनाया जा सके। और फिर दूसरा, ये जितनी सजाएं हैं और जो कुछ आज मैं और आप और जो नाक़दीन तहरीक इंसाफ के हवाले से बातें करते हैं वो सब उनके सोशल मीडिया की पैदावार है। PTI का असल में दुश्मन अगर कोई है तो वो उनका अपना सोशल मीडिया का जो भी कह ले, गैंग कह ले या जो भी लोग कह ले, वो सिर्फ हिटिंग लेने के लिए, लाइकिंग लेने के लिए और यूट्यूब के ऊपर पैसा कमाने के लिए। ये सिर्फ मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, जैसे लाइक और मैं 4-5 नाम उनकी बात नहीं कर रहा, पूरे के पूरे सोशल मीडिया को वो सिर्फ ये कि किस तरह लाइक्स बढ़ानी है, किस तरह यूट्यूब के ऊपर पैसे बढ़ाने, वो ऐसी बात ले आते हैं मार्केट के अंदर। ये जितने एविडेंसेस मौजूद हैं,
आप अगर 9 मई जब ये वाकया हुआ था उसके 3 से 4 दिन, एक हफ्ते के दौरान के आप सोशल मीडिया उठा ले, खुद इन्हीं की तरफ से शेयरिंग की भी तमाम ये एविडेंस मौजूद है कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा और किस तरह से मामला आगे बढ़े। तो ये ठीक हो गया। एक एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसमें अब आगे का जो मरहला है, एक और बड़ी अहम बात है आसमा कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया थोड़े दिन पहले, आपने सुना, हमने उस पर शायद बात की हो कि एक अपील थी, अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जब इस बेल रिजेक्ट हो गई मुतालिका अदालत की तरफ से तो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। सुप्रीम कोर्ट में अपील का मतलब यह नहीं है कि उसको रिलीफ मिल गया, जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला नहीं हो तो उसकी गिरफ्तारी यकीनी होनी चाहिए। तो अब ये देखना है कि इन सजाओं पर अमल दरामद होता है या क्या होता है। ठीक है, आप उस फैसले को ज़ाहिर देख रहे हैं कि इसी तनाजुर में शायद वो फैसला था, और अगर इस तरह से था उस पर अमल दरामद ज़ाहिर है कि अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर ये गिरफ्तारियाँ भी होते हुए हम देखेंगे। काशिफ साहब, आप क्या देख रहे हैं? ख़ासतौर पर मुझे ये बता दीजिएगा कि फवाद चौधरी का नाम इसमें नहीं है, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ज़ैन कुरैशी का नाम नहीं है, उनकी अपनी बरियत अभी इसी वीक के अंदर हुई है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे जो लोग हैं उनको इन सज़ाओं पर उंगलियां उठाने का मौका कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस फैसले के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 77 के करीब मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा देके बरी किया गया है। अब आपके कुछ लोगों को सज़ाएं हुई हैं, कुछ को नहीं हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप तहरीक इंसाफ भी इस तज़ब्ज़ब में होगी कि इस फैसले को ऑन करे या डिसऑन करे, क्योंकि अगर इस फैसले को डिसऑन करती है तो फिर वो 77 के 77 मज़ीद इम्प्लीकेट होंगे, और अगर डिसऑन करती है तो फिर उनका क्या बनेगा जिनको सज़ाएँ हुई हैं। जी जी, सवाल ये नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जिस वक्त ये इलेक्शन हो रहे थे, जिस वक्त तायीद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा जो उनसे है वो किसी के मिल रहे थे, किसी के नहीं मिल रहे थे, और फिर उस वक्त इन लोगों के कागजात एक्सेप्ट हुए, फिर ये लोग इलेक्शन जीत के आए, ये सारी चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमिटमेंट दी थी। उस कमिटमेंट को देने के बाद जब ये पार्लिमान में है तो इनको फिर इमरान खान की मोहब्बत जाग गई और फिर कमिटमेंट भूल गए। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं तवातुर से आपके शो में कहता रहा हूँ कि अभी बड़ा एक चंक बाकी है, 9 मई के मुकदमात का फैसला आना बाकी है। मैं उस वक्त भी कहता कि तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है वो अकलियत में तब्दील होगी। आज देखिए 4 के करीब MNA, एक सेनेटर साहब फारग, इजाज़ चौधरी साहब फारग। सो आप ये देखें कि ग्रेजुअली जिस जगह से सज़ाएं हो रही हैं, और ये एक ऐसा इशू है कि जब तक सज़ा याफ्ता मुजरिम अपने आप को कानून के सामने सबमिट नहीं करेगा उस वक्त तक वो ना सज़ा मुअत्तल होगी ना वो आगे जा सकता, उसे परसू कर सकता है। सो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो इब्तदाई इश्क है, तकरीबन कोई 40-50 के करीब लोग हैं जिनके मुकदमात हैं, उसमें बड़े बड़े नाम आएंगे। बचेगा वही जो अपने आप को कबूलियत की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, और इसमें भी हमने देखा है कि वो लोग जिन्होंने सानिया 9 मई की मजम्मत कर दी थी, ज्यादातर उनके नाम हैं जो जिनको इससे बरी कर दिया गया इस मुकदमे से। फवाद चौधरी साहब की मिसाल हमारे पास बिल्कुल कबूलियत की जी हमारे सामने मौजूद है। आजम मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। कुछ तो ये जो फैसला आया है ज़रूर इस पर तबसरा कीजिएगा कि इसके बाद सिनेरियो क्या होने जा रहा है। फिर आज हमने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसने एक APC बुलाई थी, तमाम जमातें थी, सब लोग थी, एक निजी होटल में थी, लेकिन ये नहीं होने दी जा रही। अब इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जी 5 अगस्त को हम कुछ बड़ा ना कर पाएँ इसलिए है। तो कहीं ना कहीं जो इस फैसले की टाइमिंग है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है? तहरीक इंसाफ वालों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि जी देखिए हम ये करने जा रहे थे तो इसलिए हमें मज़ीद डराने के लिए, खौफ में मुब्तला करने के लिए फैसला जो है इस तरह से आया। जी आसमा, देखें वो निजी होटल में करना चाह रहे थे तो फार्म हाउस में उनको मुंतकिल कर दिया गया या वो उधर चले गए। देखिए इसकी कोई इतनी खास कोई वो आप इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। गवर्नमेंट प्रेशराइज करती है जब भी कोई बड़ी तहरीक का। अभी आप देखें लाहौर में एक छोटी सी तहरीक है, हक दो तहरीक, जो यहाँ से निकली है, जमात इस्लामी के लोगों ने इस्लामाबाद जाना है तो 2 दिन हो गए हैं उनको रोक के बैठे हुए। तो गवर्नमेंट का हमेशा ये स्टाइल होता है कि वो किसी भी जो बड़ा प्रोटेस्ट आ रहा है उसको टैकल डाउन करती है, उसको करने के लिए हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को डराती है। देखें 9 मई जैसे जो पुरशद्दत वाकयात के बाद अगर कोई मौसर कानूनी कार्रवाई ना की जाती तो ये रवायत कायम हो सकती थी कि सियासी कारकुन और रहनुमा कानून से बालातर है। तो उन्होंने अपना वो फैसला दिया। देखिए आसमा, इसकी जो इम्प्लीकेशन है जो आपने पूछी कि इसका हो क्या सकता है, इसके संगीन नुकसानात भी हैं। सबसे पहला नुकसान सियासी तकसीम और इंतकाम का तासुर है जो जमहूरी मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। अगर कानून का इस्तेमाल मखसूस जमात या नजरिए के खिलाफ हो तो इससे इंसाफ का तासुर मजरूह होता है। गिरफ्तारियां और सजाएं सियासी कारकुनों को मजीद तशद्दुद पसंद बनाती हैं, सियासी मफाहमत के दरवाजे बंद हो सकते हैं। इस अमल में मुल्क में पहले से मौजूद आसमा जो पोलराइजेशन है उसको मजीद गहरा करने का रिस्क ले लिया है।
मैं समझता हूँ कि इसके जो नुकसानात हैं मुआशी महाज पर भी जो है चीज़ें देखना पड़ेंगी, क्योंकि अगर मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम माहौल नहीं होगा तो बाहर से सरमायाकारी नहीं आती। इसके जो नुकसानात हैं वो आइंदा इलेक्शन के ऊपर भी पड़ेंगे। गैर शफाफ और गैर मुनसिफाना बनने का खतरा है उन इलेक्शंस को। देखें, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इन गिरफ्तारियों से अगर ये होती हैं आइंदा आने वाले दिनों में, तो पाकिस्तान की एक साख मुतासर हो सकती है, क्योंकि सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का तासर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आता है। मजमूई तौर पर आखिर में बात करें, वक्ती तौर पर रियासती रिट को मजबूत करने का तासुर मिल सकता है, लेकिन तवील मुद्दत तौर पर सियासी अफरा तफरी और अदम एतमाद और बैनुल अक़वामी तनकीद को जन्म दे सकता है। इसलिए फायदे और नुकसान का तवाज़ुन बज़ाहिर एक नाजुक मुकाम पर तवील मुद्दती असरात की आपने बात की, लॉन्ग टर्म में हम इसके क्या असरात देख रहे होंगे वो आपने बताया। आज़म साहब, अभी कलीलुल मुद्दती असरात पे मैं आपकी तरफ आऊँगी। नौशाद साहब, कलीलुल मुद्दती ये अभी फ़ौरन शॉर्ट टर्म में हम इसका फ़ायदा किसको होता हुआ देख रहेंगे? नुकसान की तो हमने बात कर ली। कहा यह जा रहा है कि जी ये जो पार्लियामान में हुकूमत को वॉक ओवर मिल सकता है, अगर बानी फैसला करते हैं कि अपने असम्बलियों में नहीं जाना है, तो किसी न किसी तरह 27वीं तरमीम के लिए हुकूमत के पास बड़ा आइडियल माहौल बन जाएगा। सर नौशाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन सज़ाओं को निकाल कर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान तमाम असम्बलियों में मौजूद हैं, वो 27वीं आईनी तरमीम को कुछ भी नहीं कह सकते। उनमें से ज़्यादातर जो है, हो सकता है कि वो 27वीं आईनी तरमीम में नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा आगे बढ़कर वोट डाल रहे हों। तो पहले 26वीं आईनी तरमीम हमने होते देखी है इस मुल्क के अंदर, इसलिए ये तो मामला ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि एक और जो बड़ा मामला है कि देखिए 8 अगस्त तक की तारीख है जो 9 मई के फैसलों की है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 4 माह की डेडलाइन 8 अप्रैल को तय की थी, उससे पहले फैसले सुनाए जाने हैं। ये दूसरा मामला है जो 5 अगस्त से जो जोड़ा जा रहा है उसके जवाब में। तीसरा मामला अभी हमारे दोस्त मलिक साहब ने फरमाया कि बैनुल अक़वामी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे मुजरिम हैं जिनको बैनुल अक़वामी तनकीद का सामना करना पड़ता है। अगर मलिक साहब की उसके ऊपर अमल किया जाए तो उनको छोड़ देना चाहिए, और उनको छोड़ के तो अपनी जो है वो जो रियासती रेट है उसको सिफर कर देना चाहिए। और तीसरी बात ये कलील मुद्दती और तवील मुद्दती का मामला जो है ना, वो तब होता है जब कानून के अलावा कोई बात हो रही है। कानून इन चीज़ों से मावरा होता है। कानून ये कहता है, कानून की देवी की आंखें इसीलिए बंद रखी जाती हैं कि वो इन चीज़ों को अपने जैसे कह लीजिए कि अंडर इन्फ्लुएंस नहीं लाती। तासुर मिल सकता है, कोई ये समझ सकता है पीटीआई यकीनन ये एक अकेली ही जमात है जिसने आर्मी इंस्टॉलेशन में पाकिस्तान की तारीख में हमला किया है, तो इसलिए इसी पार्टी ने निशाना बनना है ना, और तो किसी ने नहीं बनना। अब ये तो करने से रहे मलिक साहब को खुश करने के लिए नून लीग के भी 5-6 एमएनए जो है वो पकड़ के काशिफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपके इस तबसरे पे। नौशाद साहब, काशिफ साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। काशिफ साहब जरूर कहें, लेकिन एक बात बड़ी अहम है। देखिए, कानून ने अपना रास्ता लेना है। ये जो आप असम्बलियों की बात कर रही थी ना कि असम्बलियों से निकल जाए और तबानी तहरीक इंसाफ है, ये बिल्कुल उसी तरह का फैसला होगा जैसा एक वक्त में उन्होंने असम्बली से निकलकर किया था और पंजाब और दीगर असम्बलियां तोड़कर किया था। ठीक है, यानी ये एक और बड़ा गलत फैसला हो सकता है। मामलात को कानून की जंग जो है, कानूनी जंग अदालतों में लड़नी पड़ेगी। यही एक रास्ता है। ठीक हो गया नौशाद साहब, काशिफ साहब ऐड कीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये असम्बलियों से निकलें या ना निकलें, निकल वैसे ही जाएंगे नाअहल होके। असल जो खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था वो ये कि देखें, 3 का टोला था तहरीक इंसाफ में, जिसकी कबूलियत भी थी मकबूलियत भी थी। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज, 2 लोग मकबूलियत रख गए, कबूलियत खत्म कर गए, उनको सजाएं हो गई। पीछे बचे एक अली अमीन गंडापुर, उनके लिए बड़ा थोड़ा टाइम मार्जिन है। अगर उन्होंने मकबूलियत और कबूलियत को रखना है तो उन्हें फिर परफॉर्म करना पड़ेगा दोनों जगह पे, और अगर नहीं रखना तो फिर वो भी अपनी कबूलियत खो देंगे। ठीक हो गया। उनके भाई उमर अमीन गंडापुर को शायद सजा हो गई है, कबूलियत खो देंगे सर। नहीं, मैं कह रहा हूं कि उनके भाई जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं ना, उमर अमीन गंडापुर, शायद उनको भी सजा हो गई है। उनके भाई को मामलात किस तरफ जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब भी कोई इनसे ज्यादा कोई खुश दिखाई नहीं देते हैं और कह रहे थे कि बस अब बहुत हो गया अली अमीन गंडापुर साहब का। लेकिन अभी भी काशिफ साहब कह रहे हैं कि उनके पास चांसेस हैं कि अगर वो मजीद अतात शुरू कर दें तो मामलात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। काशिफ साहब का तज्जिया है, ये मेरा तज्जिया नहीं है। ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में।
वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे की उस बड़ी खबर की जिसका ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर खुद किया और बताया कि दोनों ममालिक यानी पाकिस्तान में तेल के वसी ज़खायर की तरक्की के लिए मुश्तरका तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान काम करेंगे। इस पेशरफ्त का जो मकसद है वो तरफा इक़्तिसादी ताल्लुकात का फ़रोग़ है, अमेरिकी तिजारती खसारे की कमी भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान में तेल के ज़खायर दरियाफ्त करेगा और इस हवाले से हम एक ऐसी मौजू ऑयल कंपनी की तलाश में है जो इस डील को आगे बढ़ाए। इसके साथ ट्रंप ने भारत के जख्मों पर नमक छिड़क करते हुए ये भी कहा कि एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। नाज़रीन, इस मुआहदे पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया है। ये जो मुआहदा है दोनों ममालिक में ताउन मज़ीद बढ़ाएगा। ये मुआहदा एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है व्यूअर्स जब डोनाल्ड ट्रंप भारतीय दरामदी अशिया पर 25% टैरिफ के साथ साथ रूस से तेल की खरीदारी पर जुर्माना भी लगा चुके हैं और आज ही ट्रंप ने भारत की 7 कंपनीज पर पाबंदी भी आयद कर दी है। हम अपने पैनल से जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में जब ट्रंप टैरिफ को हथियार बनाकर आलमी तिजारती जंग में जारहाना चालें चलते दिखाई देते हैं, इस मुआहदे में पाकिस्तान के लिए इम्कानात क्या हैं? इस मुआहदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ने के कितने रोशन इम्कानात हैं और इससे पाकिस्तानी मसनूआत जो हैं उनकी अमरीकी मंडियों तक रसाई आसान तो होगी, लेकिन बढ़ती हुई पैदावारी लागत इस रास्ते पर रुकावट नहीं बन जाएगी? ये सारी बातें हम अपने पैनल से पूछते हैं, लेकिन ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ट्रंप को दिल्ली और मॉस्को तिजारत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अभी तक उसने इस्लामाबाद बीजिंग ताल्लुकात पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। ये पॉइंट भी बड़ा अहम है जी, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मैं इम्तियाज़ फरहान साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। सर, ये जो मुआहदा है इस मुआहदे को माशी गेम चेंजर कहा जा रहा है पाकिस्तान के लिए, जैसा कि वज़ीर ख़जाना ने भी कहा कि दोनों ममालिक के लिए विन विन पोजीशन है। सर, आप कुछ इस पर तबसरा फरमाइएगा। आपको लग रहा है कि ये इस मुआहदे में जाना पाकिस्तान के लिए सूदमंद होगा? अब तो हम चले गए, सूदमंद का बता दीजिए, मुआहदे में तो हम चले गए। नहीं, कतई नहीं सूदमंद होगा। ये ट्रंप की ट्रेप पॉलिसी है कि जो खास तौर पे एशिया में हिंदुस्तान को भी ट्रेप कर रहा है, वो पाकिस्तान को भी ट्रेप कर रहा है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान में तेल दरियाफ्त करने के लिए ही तलाश की जाएगी, क्या दूसरी मादनियात की तरफ नहीं जाया जाएगा? एक इंप्रेशन ये है, अक्सर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को तेल की तलाश इसलिए नहीं करने दी जाती, उसके अंदर ईरान इन्वॉल्व है और दूसरा यूएई और कई कंट्रीज के नाम आते हैं कि पाकिस्तान डीप वाली साइड पर है। अगर यहाँ से अगर तेल को निकालना शुरू किया जाएगा तो ईरान के कई एक इलाके जो है जहां से तेल वाफिर मिकदार में निकलता है वो उनको डैमेज होगा या वहां पे जो उनके खाली होना शुरू हो जाएंगे ज़ाहिर जब पाकिस्तान से वो निकल रहा होगा। ये अनलॉजिक बात होती है, इस तरह कोई मैं आज तक नहीं सुना। तो क्या ट्रंप जो है, अभी आपको याद है कि जब अभी साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने इस तरह बात की कि जब से ये इस वक्त आए हैं इनकी लैंग्वेज तिजारती हो गई है ट्रंप की। मैं ये समझता हूँ आपने जैसे कहा कि हम इसमें दाखिल हो गए तो ये हुकूमत पाकिस्तान का मुनासिब फैसला नहीं है। हाँ। उनको चाहिए था इस पे कम से कम टेक्नोक्रेट्स की और एक आम कॉमन मैन की या एक पॉलिटिशियन जो है या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी डिस्कस करना चाहिए था। तो वजीर खजाना तो जाहिर कह सकते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को इसमें बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए था कि आया ये हम ईरान को भी थ्रेट कर रहे हैं कि हम यहाँ पे तेल के ज़खायर दरियाफ्त करेंगे और अपनी मादनियात को भी जो बलूचिस्तान के अंदर, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़ी मिकदार में मौजूद है और सिंध में भी इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ठीक हो गया सिंध है। इम्तियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया और आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। हम पाकिस्तानियों को शायद इस पर इतना एतराज़ खैर हमारे एतराज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन चले हमें इतनी इस पे कंसर्न्स ना होते अगर सिर्फ पाकिस्तान खुद ये तलाश कर रहा होता, लेकिन अमेरिका का यहाँ पर आकर पाकिस्तान के साथ मिलकर। जी सर, अगर सिर्फ एक इजाजत जो आपने एक तबसरा किया था ना, जी सर, ये जो एक बात की कि जनाब ये बीजिंग के ऊपर अभी तक बात नहीं आई, बीजिंग के ऊपर लाजमी बात आएगी। क्या इससे पहले हिंदुस्तान पर उसने फाइन किया था रशिया से ये फ्यूल लेने के लिए? नहीं किया था। इसका मतलब है वो हमें ट्रैप कर रहा है। आने वाले वक्त में जब उसकी इंस्टॉलेशन, उसके लोग, उसके एक्सपर्ट जरूरी नहीं है कि मादनियात दरियाफ्त करने के लिए यहाँ पर आए, पता नहीं क्या कुछ दरियाफ्त करने के लिए आएंगे। सर ये सारे कंसर्न्स जिनका आप इजहार कर रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल में इस वक्त हर बाशऊर पाकिस्तानी का कंसर्न यही है
काशिफ साहब, आप मुझे बताइएगा, आपके भी बड़े सारे लोगों से इस मुआहदे के होने के बाद, अभी मैं देख रही थी आप फ़ोन पे भी मुसलसल बात कर रहे थे कि ये एग्रीमेंट हुआ है और क्या चीज़ें, इसकी डिटेल्स और सारी आप लोगों से शेयर कर रहे थे। सर कुछ हमें भी बताएं ना कि वाक़तन ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पर हमारी मईशत की जो भी हालत हुई पड़ी है। हमें तो ये वज़ीर ख़जाना ही कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जी अब ये दोनों ममालिक के लिए विन विन पोजीशन है और ये बड़ा ही ज़बरदस्त है और हमारी बस गेम चेंजर है पाकिस्तान की मईशत के लिए। लेकिन ये जो हम पाकिस्तानियों के कंसर्न है, जिसका अभी इम्तियाज़ साहब ने भी तस्करा किया, वो फिर सही नहीं है काशिफ साहब? गलत है हम लोग? देखिए, पाकिस्तानियों के कंसर्न अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अच्छा। देखें, सी पैक हमारे बगैर नहीं चल सकता, मेक श्योर कर लें। अब अमेरिकन ट्रेड जोन सा है, उसका अगर टिल्ड हमारी तरफ हुआ है तो ये सारा टिल्ड पहले इंडिया की तरफ था। इसमें वो यकसू पॉलिसी इन्वॉल्व है जो पीडीएम के दौरे हुकूमत से चल रही है। इसमें गेम चेंजर को इनिशिएट करके इसका क्रेडिट जाता है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। देखिए, आपने ट्रेड करना है, आपका ट्रेड करके ही डेफिसिट क्लियर होना है। आपकी ख्वाहिश के ऊपर डेफिसिट नहीं क्लियर हो सकता। अब ट्रेड में अगर चाइना हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, अमेरिका हमारे साथ ट्रेड कर रहा है, हम अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। ये वो पहलू है जिसमें हमने ट्रंप साहब की बात मान के सीज फायर किया, और अमेरिका के ऊपर अगर टैरिफ इंपोज हो रहा है तो ये वो वायलेशन है जो मोदी मानने को तैयार नहीं है। अब इस सारे सिनेरियो में आप मुझे बताइए, ट्रंप के इस तरह के जो फैसले हैं उसके ऊपर जो अपोजिशन है मोदी सरकार की, उसको और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म मिलेगा। और मैं आपको तवातुर से कह रहा हूँ कि आप देखिएगा, नवंबर से लेकर मई 26 तक जो रियासतों में इलेक्शन होने हैं, मोदी की हुकूमत मुझे इंडिया में होती नजर नहीं आ रही। ये मेरा एनालिसिस है, आने वाले वक्त का अल्लाह को पता। सो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में मादनियात में इन्वेस्टमेंट होती है, आईटी में इन्वेस्टमेंट होती है, तेल ज़खायर की तलाश में इन्वेस्टमेंट होती है, तो उन्होंने कोई चीज़ उठा के साथ तो नहीं लेके जानी। ये इसी तरह जैसे हमने मोटरवे बनाया, उस वक्त भी क्रिटिसिज्म था। आज मोटरवे का सारा पाकिस्तान बेनिफिशियरी है, उसका ट्रेड हम ले रहे हैं, वो बनाने वाली कंपनी साथ में लेके गई। आपकी नजर में ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव नहीं बल्कि बहुत पॉजिटिव, और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अप्रिशिएट करेंगे आजम मलिक साहब इस खबर को? कर रहे हैं? देखिए आसमा, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा तनकीदी तौर पर इसको देखें तो सर बस 2 मिनट है आपके पास, तनकीदी तौर पे देखें, तामीरी तौर पे देखें, बस इस 2 मिनट में देख लें आजम साहब। देखिए आसमा, पाकिस्तान और अमेरिका के जो दरमियान तजारती ताल्लुकात की तारीख जो है वो हमेशा मायूस कुन रही है। आप देखें जैसे जीएसपी, एफटीए और आरओजीएस जैसे मुआहदे हुए, जब हमने उनसे इमदाद मांगी तो या तो वो इल्तवा में डाल दी गई है। पाकिस्तान को हमेशा उन्होंने एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर लिया है, और ये वादे जो हैं, तजारती मुआहदे जब भी हुए, ये रस्मी तौर पर जो है मुलाकातों से आगे नहीं बढ़े। और ये भी वाज़ेह है आसमा कि अमेरिका ने भारत और वियतनाम जैसे ममालिक को तजारती रियायतें बहुत ज्यादा दी, मगर पाकिस्तान को हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का ईंधन समझा है। हर बार जब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक मुफाद मुकम्मल हुआ तो पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया गया। मैं समझता हूँ इस जो नई एक चीज बन रही है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारत का, इसमें देखिए चीन हमारे साथ खड़ा है। अगर अमेरिका ये देख रहा है कि पाकिस्तान के साथ उसने तजारती मुआहदा करना है, तो पाकिस्तान को भी देखना है कि चीन ने एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर चीन की एक सरमायाकारी है, वो सीपैक कर रहा है। तो हम इन दोनों ममालिक के दरमियान वो एक जो बैलेंस है उसको कैसे लेके चलेंगे, हमने कहाँ पे सर हम इन दोनों ममालिक के दरमियान ब्रिज नहीं बन सकते? मामलात ही सारे सही हो जाएंगे। एप्रीहेंशन क्लियर एड्रेस हुई है, उसके बाद ये ट्रीट साइन हुआ है। अभी रिसेंटली फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है वहाँ पे। आई थिंक सो कि चाइना की रिजर्वेशन एड्रेस हुई है पाकिस्तान के लेवल पे। अच्छा नहीं, देखिए काशिफ साहब, चीन अमेरिका को अपना हरीफ और स्ट्रेटेजिक हरीफ समझता है। अगर पाकिस्तान वाशिंगटन के करीब जाता है तो बीजिंग इस पर नाराजगी का इजहार कर सकता है। देखिए, और कई दफा ये चीजें हुई भी हैं। इसके जो नुकसानात हैं या असरात हैं वो सी पैक की रफ्तार, माली इमदाद और सियासी एतमाद पर पड़ सकते हैं। ठीक हो गया। आप आजम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं नौशाद साहब की तरफ जाऊंगी। बड़े तहम्मुल से नौशाद साहब आपने सारी बातें सुनी हैं, मुझे बताइएगा आप किसके साथ हैं अभी? काशिफ साहब तो कह रहे हैं जी इससे ज़्यादा पॉजिटिव खबर हो ही नहीं सकती आज के दिन में। चलें, वो पीटीआई की जो सजाएं हुई हैं उसके बाद कोई एक खबर तो है जिसको हम अच्छी खबर आज कह सकते हैं। उस खबर को भी वैसे हम बुरी नहीं कह रहे, ज़ाहिर है अदालती फैसला है। इम्तियाज़ फरहान साहब ने कहा कि कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, इसके दूरस्थ अगर नताइज की बात करें तो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होंगे। सर आप किसकी तरफ हैं? आजम साहब के साथ तो नहीं हैं आप?
नहीं, मैं काशिफ साहब के साथ हूँ। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये जो जितनी भी गुफ्तगू की गई है ना अब तक, ये सारी सुनी सुनाई बातें हैं। ये जो इधर उधर से जिसको हम सीना गजर टाइप गुफ्तगू करते हैं ना, जिसकी कोई लॉजिक्स नहीं है या जिसकी कोई सेंस नहीं है, मुझे इन बातों की समझ में नहीं आती। ईरान कौन होता है हमें कहने वाला कि हम यहाँ तेल निकालें या ना निकालें, या यूएई कैसे कह सकता है कि हम यहाँ तेल निकालें या ना निकालें? हम तेल सर निकालने किसी ने की डायरेक्ट पोजीशन में- फोन करके तो नहीं कहना होता नौशाद साहब, बहुत माजरत के साथ। नहीं, कह ही नहीं सकते। सर डायरेक्ट फोन करके थोड़ी ना कोई कह रहा होगा, या मीटिंग में थोड़ी ना कह रहा होगा सर, उसके असरात होते हैं ना बहुत सारे मामलात में नौशाद ये जो साहब। गुफ्तगू की गई है आसमा, ये इस तरह की कोई चीज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती कि जी सर तेल जो एग्जिस्ट है कर वो निचली सकती है ना सतह पे सर। हमारे पास आ मैं जाएगा, थोड़ा वो सा आपको चला यहाँ पे जाएगा। बड़ी माजरत के साथ आपने कहा कि इन बातों की कोई सेंस नहीं है सर, आपने कहा इन बातों की कोई सेंस नहीं है सर। आप इम्तियाज साहब, एक बात ये आसमा, नौशाद साहब एक मिनट रुके, सुने एक मिनट मेरी वजाहत सुन ले नौशाद साहब, एक सेकंड साहब एक वजाहत सुन लीजिए। मैंने ये डेफिनेट नहीं कहा, मैंने कहा एक इंप्रेशन ये चलता आ रहा है कि इस तरह के मामला। मैंने ये नहीं कहा कि वो ऑब्जेक्शन कर सकता है, और सुनी सुनाई बातें नहीं है। सी पैक का अगेन रास्ता देख चुका है चाइना, इसके ऊपर डिबेट करने को तैयार हूं मैं। जी नौशाद साहब, अब कहिएगा। फरहान साहब, मैंने उसकी कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ तेल के मामले पे बात की है कि तेल के मामले पे जो जितनी भी गुफ्तगू अब तक हुई है, वो कोई उसकी कोई ऐसी हमारे पास सबूत नहीं है जिसकी बुनियाद पे या तकनीकी ग्राउंड पे कोई बात की जाए। एक बात। दूसरी बात ये कि जो टेक्नोक्रेट ही हैं औरंगजेब साहब, बतौर टेक्नोक्रेट ही वहां गए हैं। और तीसरी बात ये कि चीन के साथ तमाम मामलात के अंदर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल उसको ऑन बोर्ड लेकर चल रहा है। पाकिस्तान की ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा से कामयाब रही है। हम हमेशा से चीन और अमेरिका के दरमियान तवाज़ुन रखते आए हैं, वो हम रखना जानते हैं और हम रख रहे हैं। जो ये डील है इसके अंदर अभी तो मसला ये है कि इसकी तफसीलात हमारे सामने नहीं है। मुझे जो ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर, या ऑब्जेक्शन कह लीजिए या हंच है, वो ये है कि 29% टैरिफ जो है वो आयद किया गया था। अब उसमें हमें क्या रिलीफ मिला है वो तय करेगा कि हमारे पास जो किस पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे क्या टैरिफ तय किया गया है उससे तय होगा। लेकिन जो मुआहिदा हमारे सामने आया है, जब अमेरिकी सर, पहली बात तो ये कि आपके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। टैरिफ तो उन्होंने अनाउंस करने हैं, जो उनके मुल्क में चीजें जा रही हैं तो पाकिस्तान ने उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को जाहिर है। जो मामला है तेल के अंदर, ये जो पेश रफ्त, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। आप जितना समझें उससे भी बड़ी खबर है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो अंडर सी एक्सप्लोरेशन के काबिल नहीं है। जो हम आपको याद होगा, इमरान खान साहब ने एक दफा एक अनाउंसमेंट की थी कि हमारे तेल के जखायर निकले हैं समुद्र के अंदर। हम उन जखायर को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हमारे पास वो ना टेक्नोलॉजी है ना हम ये सलाहियत रखते हैं। हम तो जो लोकल ऑयल जो हम निकालते हैं वो भी कोई हमारे यहाँ को बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। आप समझते हैं कि जब अमेरिका के साथ इश्तराक हो रहा है तो हमें इन सारी चीजों में बहुत सारी हेल्प मिल रही होगी, टेक्नोलॉजी मिल रही होगी। ब्रेक का टाइम हो गया ना आजम साहब। बहुत बड़ा एडवांटेज ये आएगा आने वाले वक्त के अंदर कि आपको जो अमेरिका एतमाद दे रहा है, इससे आपको जो दूसरी मंडियां हैं वहां पर भी रसाई बढ़ सकती है। ठीक हो गया नौशाद साहब, सही हो गया। ये पॉजिटिव है हमारी मईशत के लिए, आपने फरमाया। आजम साहब कहिएगा प्लीज। आसमा, मैं निशात साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की है, मैंने समझता हूँ कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे FTA, GSP या ROGS जैसे मंसूबे जब हमने अमेरिका से मांगे तो अमेरिका ने उन्हें सिक्योरिटी शराइत से मंजूर किया, कांग्रेस की मंजूरी ना होने का बहाना करके उसे इल्तवा में डाल दिया। ये तारीख है, ये मैं अपने आप से थोड़ी ना कह रहा हूँ यहाँ पर बैठा। उस वक्त तक हमने इंडिया को डिफीट नहीं किया था सर। अब सिनेरियो मुख्तलिफ है ना आजम साहब। इंडिया को डिफीट नहीं किया था, हमने इंडिया को डिफीट नहीं किया था। एक सेकंड, अगर काशिफ साहब एंड आजम साहब प्लीज अगर आप मुझे मौका दें। ठीक है डाल दिए गए, लेकिन उस वक्त सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था। और अभी जैसे काशिफ साहब भी फरमा रहे हैं, हमने भारत को शिकस्त नहीं दी थी, हमने खुद सिफारती सतह पर पाकिस्तान इस लेवल पर नहीं था आज से पहले जहां पर आज है। लेट्स सी, पाकिस्तानी तो दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेहतर हो। अमेरिका के साथ तो हम हमेशा से चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन आपका कंसर्न अपनी जगह बिल्कुल सही है आजम साहब कि पहले तो हमें कहीं ना कहीं डेची किया गया ना इस तरह के मामलात में, तो अभी भी ट्रस्ट करना फिर जाहिर है कि मुश्किल रहता है। लेकिन चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं पाकिस्तान को लेकर आलमी सतह पर। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और इसी के साथ आप तमाम साहिबान का, काशिफ साहब, नौशाद साहब,
इम्तियाज़ फरहान साहब, आज़म मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, लेकिन प्रोग्राम में, और प्रोग्राम के बाद जब मैं आपसे मिलूंगी तो हम ख़ास तौर पर बात कर रहे होंगे हमारे मुआशरे में आजकल मुख्तलिफ शहरों के अंदर, गांव देहात में, गली मोहल्लों में ख़वातीन को लेकर जो हरासमेंट के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां जो हैं कभी भी महफूज नहीं थी, लेकिन अभी चूंकि बहुत सारी जगहों पर में कैमराज इंस्टॉल दिखाई देते हैं तो इस तरह के क्लिप्स हमारे सामने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों ये हरासमेंट जो है इस तरह से इस लेवल पर बच्चियों से लेकर बड़ी पोजीशंस पर जो औरतें काम कर रही हैं उनके साथ होती है, इसको डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद होंगी, आप भी मौजूद रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में सियासत की बात हो गई, मईशत पर भी हमने बात की, और अब कुछ बात माशरे की कर लेते हैं। बात तल्ख लेकिन सच है कि मुल्क में घर, दफातर, अवामी मकामात और तो और पार्लियामान में भी ख़वातीन को हरासा किए जाने के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। रवा माह पंजाब असम्बली में पहली बार हुकूमती खातून रुकन की जानिब से अपोजिशन के 4 अराकीन के खिलाफ वर्क प्लेस हरासमेंट की दरख्वास्त दी गई थी कि ऐवान में ख़वातीन के बारे में नामुनासिब अल्फाज और इशारे किए गए। सोशल मीडिया पर भी कुछ दिनों में हमने गलियों में खेलती मासूम बच्चियों के साथ अजनबी राहगीरों के नामुनासिब वीडियोस भी देखे हैं। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ऐसे वाक़यात पर पर्दा डालने की रिवायात हैं, लेकिन फिर भी वफाकी मोहतसिब के दफ्तर में आने वाली शिकायत जो हैं वो हज़ारों में होती हैं। 2018 से 2022 तक की अगर हम बात कर लें तो 5000 से ज़ायद हरासानी की दरख्वास्तें दी गई थी। ऐसा क्यों है? मज़हब से ज़ाहिर है हमारा मजबूत रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद एक औरत महफूज है न, गली में खेलती बच्चियाँ, इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज वफाकी मोहतसिब की बात करें तो वहाँ कराची की एक बड़ी तवानाई कंपनी के जो CEO हैं उनको इसी इल्ज़ाम के तहत, हरासानी के इल्ज़ामात के तहत उनके ओहदे से हटाने का हुक्म सुनाया गया है। यानी ये बीमारी जो है गलियों, दफातर, घरों और पार्लियामान तक हर जगह पर मौजूद है। इसकी वजह क्या है? इसका तदारुक कैसे मुमकिन है भी या नहीं है? इस पर बात करने के लिए जी आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजी रवैयों को बड़ी अच्छी तरह से स्टडी करती रही हैं, समाजी रवैयों पर बड़ी अच्छी तरह से बात करती हैं, समाजी तज्जिया कार मैं तो इनको कहूँगी, डॉक्टर नाइमा सईद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया आप मुझे मेरे शो के लिए ज्वाइन कर रही हैं। डॉक्टर साहबा मुझे ये बता दीजिएगा कि हर सोसाइटी में, सिर्फ पाकिस्तान की बात मैं नहीं कर रही हूँ, हर सोसाइटी में, हर मुल्क में, दुनिया के हर कोने में जहाँ जहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, मर्द मौजूद हैं, बदकिस्मती से ख़वातीन को हरासा किए जाने के वाक़यात होते हैं। लेकिन वहाँ ज़ाहिर है कि कानून बहुत सारे ममालिक में बहुत सख्त है। हमारे यहाँ शिकायत ही दर्ज नहीं कराई जाती हैं कि बदनामी होगी। अब अगर कई शिकायत आ जाती हैं तो फिर वो दफातर से लेकर पार्लियामान तक आ रही हैं। 10-15 बरस से पहले सिंध असम्बली से भी ऐसी शिकायत हमारे सामने आई थी, और गुज़श्ता दिनों पंजाब असम्बली की जिसकी मैंने अभी बात की वहाँ से भी ये शिकायत आई है। तो मुझे ये बता दीजिएगा कि कहीं पर भी औरत महफूज नहीं है, चाहे वो अपने घर के अंदर है, मुलाजिम के हाथों, इवन बहुत सारे तो सगे रिश्तों के हाथों, और फिर हम देख रहे हैं कि गली कूचों के अंदर, दफातर के अंदर, सब जगह यही रोना है। जी बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मौजू है, और लेकिन इसी के साथ इतना ही पुराना भी है। और बदकिस्मती से जो है ये मौजू हमारे यहाँ जो है वो बाज़-औक़ात तंज पे भी ले लिया जाता है अगर कोई खातून हिरासानी की बात करे। अच्छा, मैं पहले यहाँ से क्लियर कर दूं कि हिरासानी या हैरेसमेंट जो है ये सिर्फ मर्द से औरत की तरफ कतई तौर पर महसूस नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल है, बहुत सारे मर्दों से मर्दों, औरतों से औरतों और औरत से मर्द की तरफ भी। बताइए हैरेसमेंट कहीं पे भी हो सकती है। अच्छा, हैरेसमेंट की सिर्फ ये नहीं कि जिनसी हिरासानी का ही जो है वो मसला हो, जिनसी हिरासानी के अलावा जो है वो हर किस्म की हैरेसमेंट भी जो है वो आम है कि मतलब ये कि हर वो रवैया जिससे जो है वो आप जो है डिस्टर्ब या कंफ्यूज हो रहे हैं वो हिरासानी के जुमरे में आता है। अच्छा, अब ये होता क्यों है? अच्छा, दुनिया के हर माशरे में, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि दुनिया के हर माशरे में इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन माशरे इस तरह से जो है रिएक्ट नहीं करते। हमारे यहाँ बदकिस्मती से माशरा जो है वो संजीदा नहीं है इन वाकयात को। जब ये रिपोर्ट होते हैं कि आपने उन वाकयात का जिक्र किया, वफाकी मोहतसिब जो हैं उनके पास आपने जो केसेस का जिक्र किया है, ये वो केसेस हैं कि जो खुशकिस्मती से के साथ जो है वो हिम्मत की है जो विक्टिम्स हैं कि वो इसको रिकॉर्ड पे ला सके। लेकिन इससे कहीं बड़ी तादाद ऐसी है कि जो कभी रिकॉर्ड पे आ ही नहीं पाते, क्योंकि विक्टिम हिम्मत कर ही नहीं पाता या कर ही नहीं पाती कि वो इसको बाकायदा किसी शिकायत के या किसी जो है वो अपनी अपील के जो है वो बरहले में जाए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माशरे का रवैया बड़ा बेरहमाना है। वो माशरा कौन है? मैं और आप, हम जैसे लोगों पे ही मुश्तमिल है। बाज़ औक़ात सिर्फ ये नहीं कि अनपढ़ लोग,
बल्कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी इसको जो है वो गैर संजीदगी के साथ लेते हैं और तज्जिया जो है तंज करते हैं कि कोई खातून अगर कोई इस तरह के रवैये की बात करे तो सबसे पहले उसी को सवालात का निशाना बनाया जाता है। बुनियादी तौर पे हमारे माशरे में जो है वो एथिक्स की कमी है, तरबियत की बेइंतहा कमी है। दिन ब दिन जो है वो तरबियत का जो फुकदान जो है हमें नजर आता है। जो हम तालीमी इदारों में देखते हैं तो वहाँ पे लगता है कि फैमिली से बच्चा कुछ भी जो है वो लर्न करके नहीं आ रहा, उसकी कोई बुनियादी तरबियत नहीं हुई। इसी तरह से जब तालीमी इदारों से फारिग तहसील होता है तो वहां से भी जो है वो ऐसे ही जो है वो बाज़ औक़ात निकल जाता है, क्यों पता नहीं चलता। क्योंकि देखिए बुनियादी जो किरदार है तरबियत में वो फैमिली का है, खानदान का है। ठीक, इसका हल क्या है फिर? तालीम व तरबियत के नाम से मुझे याद है कि एक मैगज़ीन रिसाला आया करता था और हमारे घरों में ये रिवायत थी, मैंने खुद वो बहुत ज़्यादा पढ़ा। और हमारी अभी भी कोशिश होती है कि बच्चों को गैजेट्स में इतना ज़्यादा ना जाने दें। मैं खुद चूँकि 2 बच्चों की माँ हूँ तो मुझे होता है कि मैं अपने बच्चों को नेचर के करीब रखूँ, खेलने के लिए मिट्टी है, पौधे हैं, दरख्त हैं, उनके पास रहें, बाहर जाएं, ग्राउंड्स में जाएं, पार्क्स में जाएं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ में हमें ये रुझान दिखाई देता है जो कि अफसोसनाक है कि बच्चों को बस गैजेट पकड़ा दिया जाता है और माएँ समझती हैं कि जी हम जो हैं वो फ़ारुग़ ज़िम्मा हो गए हैं। स्कूलों के अंदर अब तरबियत की आपने बिल्कुल खुद फरमा दिया कि कोई रुझान, कोई रिवाज ही नहीं रह गया। उनका सिर्फ एक काम है कि बच्चों को जी एक रटा रटाया जो है वो सारा वो याद करवाना है, फिर उनका इम्तिहान ले लेना है और उसके बाद जी ये फ़ारिग़ तहसील हो गए हैं, पढ़ लिया इन्होंने, लेकिन तरबियत कहीं पर नहीं है। तो इसका अब हल क्या किया जाए मैम, ये कुछ आप सजेस्ट करेंगी? क्या करें जो बहुत सारी माएँ इस वक्त आपको देख रही हैं, क्योंकि माँ बुनियादी तरबियत गाह होती है ना एक बच्चे के लिए, तो माँओं को क्या करना चाहिए कि उनको कम से कम ये ज़रूर पता रहे कि उनके बच्चे किस एक्टिविटी में हैं और ये ज़रूर पता हो कि उनका बच्चा किसी को हरास कर रहा है या उनका बच्चा किसी से हरास हो रहा है। दोनों मामलात में हमने देखा है कि माँओं को पता ही नहीं होता। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। देखिए तालीम ही तालीम का नाम रह गया है, उसमें से तरबियत का फुकदान हो चुका, तरबियत निकल चुकी है। आपने तालीम और तरबियत रिसाले की बात की, आज कितने बच्चे जो हैं या कितनी माएँ जो है अपने बच्चे को जो है वो तालीम और तरबियत जो है वो जो बच्चों को पढ़वाती हैं या उनको जो है वो देती हैं। अब रिवाज ही खत्म हो गया। इन्होंने हाल तालीम और तरबियत के बड़े अच्छे जो है वो मैगजीन हुआ करते थे, बड़े अच्छे रिसाले हुआ करते थे और बच्चे बहुत कुछ इससे लर्न करते थे। लेकिन एक तो लैंग्वेज की एक चीज आई हमारे यहाँ, एक भेड़ चाल शुरू हो गई कि वो जो कुछ अंग्रेजी में होगा, अंग्रेजी जो है वो ना मतलब इतनी एक कोर्स की हद तक है ना, तो उसमें पेरेंट्स इतने हर पेरेंट जो है वो इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता, ना हर बच्चा उस लेवल तक जा सकता है। तो इंग्लिश का ये बड़ा अच्छा लिटरेचर है लेकिन वो पहुंच से दूर है, वो उनकी समझ से बालातर है। अच्छा, फिर आपने बात की माओ की, तो देखिए गैजेट्स जो होते हैं वो कभी मैं यहाँ थोड़ी सी तस्दीक करना चाहूँगी। बहुत सारी माएँ ये ना सोच रही हूँ कि मैंने शायद ख्वातीन पर डाल दिया, मैं उन माओं की बात कर रही हूँ बिकॉज दे स्टे होम विद देयर किड्स ना। जो वर्किंग वुमेन है उसमें तो मर्द और औरत दोनों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो बच्चों के साथ उनकी तरबियत का ख्याल करें। मैं सिर्फ उन माओं की बात कर रही थी कि माँ की जिम्मेदारी होती है जो घर पे रहती हैं अपने बच्चों के साथ, जो वर्किंग वुमेन नहीं है। देखिए अब औरत चाहे वर्किंग हो या ना हो, तालीम और तरबियत के जुमरे में माँ और बाप दोनों ही आते हैं। चाहे खातून घर पे रहने वाली हो, क्योंकि घर में भी जो है वो बहुत मसरूफियात होती है। ऐसा नहीं है कि घर में रहने वाली खवातीन जो है वो कोई काम नहीं करती, बहुत फारिग होती हैं, वो बहुत बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं। लेकिन अब उनकी भी जो है ना तरजीहात में बड़ा फर्क आ गया है। वो भी कल वाली माएँ नहीं है या वो वैसी माएँ के जैसी हुआ करती थी। ठीक हो गया, जो है फोकस जो है वो फैमिली को क्या करती थी। लेकिन इसमें बाप की जिम्मेदारी भी उतनी ही आती है। ऐसा नहीं है कि बाप जो है वो बेखबर है, ये सारी जिम्मेदारियां माँ पे छोड़ दे। I'm really sorry मैम, टाइम हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन जो आपकी गुफ्तगू का मैं समझ पाई हूँ ना कि सारा एक वो निकला निचोड़, वो ये है कि तरबियत का बड़ा फुकदान है, चाहे वो स्कूल्स के अंदर हो चाहे वो घर के अंदर हो। और दूसरा, हम नज़र उस तरह से अपने बच्चों के ऊपर नहीं रख पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो बेचारे हरासानी का शिकार होते हैं, अपने पेरेंट्स को ही नहीं बता पाते हैं। और अभी पिछले दिनों जो एक वाक़या हुआ था एक जगह मासूम बच्चे के साथ मदरसे के अंदर, उसमें तो बताता भी रहा तो उसकी किसी ने सुनी नहीं। तो आज आकर कहीं ना कहीं जो घर के बड़े होते हैं उनका किरदार बनता है कि वो कुछ ऐसा अपने बच्चे को बनाए कि ना तो वो किसी को हरास करे और ना वो ख़ुद को किसी को हरास करने दे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस आम इशू पर आप बात करी थी। डॉक्टर नाइमा सईद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। आज चूँकि थर्सडे है, मंडे को मेरी आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।